हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेक डिज़ाइनर। जीडीएनटी सीरीज़ का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाटम रेफरेंस फ्रेम। डाटम रेफरेंस फ्रेम में हम कुछ और सब टॉपिक देखेंगे, जैसे डाटम क्या होता है, डाटम फीचर हम किसे कहते हैं, और डाटम सिमुलेटर क्या होता है। उसके बाद में हम 3-to-1 प्रिंसिपल डाटम रेफरेंस फ्रेम क्रिएट करने के टाइम पे हमें कैसे मदद करता है और हम कैसे उसको इसमें निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि डाटम का जो ऑर्डर होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, डाटम रेफरेंस फ्रेम। तो डाटम रेफरेंस फ्रेम शुरू करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डाटम क्या होता है। तो डाटम is an origin from which location and orientation of part is established. डाटम ये एक ऐसा ओरिजिन है जहाँ से हमें लोकेशन और ओरिएंटेशन जो हमारे पार्ट का होता है वो एस्टेब्लिश होता है। तो अगर मुझे कोई पार्ट मैन्युफैक्चर करना है तो सबसे पहले मेरे पास क्या आता है कि उस पार्ट का ड्राइंग आता है और उसके बाद रॉ मटेरियल आता है। तो समझो ये पार्ट मुझे मैन्युफैक्चर करना है, उसका हाइट है x, उसका लेंथ है y और उसका विड्थ है z। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको रफ मशीनिंग करूँगा और करीबन इसके y+2 mm हम उसको प्लस में रखते हैं। उसके बाद x में भी 2 mm और z में भी हम 2 mm प्लस में रखते हैं रफ मशीनिंग के टाइम। अब यहाँ से हमारा डाटम का खेल शुरू होता है। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि जो भी मुझे डाटम रेफरेंस दिया हुआ है किसी भी फेस को, तो उसको मैं पहले ग्राइंडिंग कर लेता हूँ और सारे इसके जो दो फेस है वो 90 डिग्री कर लेता हूँ और ये जो है इसको नीचे का फेस भी मैं ग्राइंडिंग कर लेता हूँ और इसको भी 90 डिग्री में मेंटेन करता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो y है जो वो इस फेस से मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, जो मेरा z है वो मैं इस फेस से कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा और मेरा x जो है वो मैं बॉटम से कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। तो इससे मुझे किसी एक पार्ट को कंट्रोल करने में बहुत मदद होती है। इसलिए हमें किसी भी पार्ट को, किसी भी पार्ट की फीचर को हमें अगर कंट्रोल करना है या फिर उसका डायमेंशन अचीव करना है तो हमें डाटम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि डाटम फीचर क्या होता है। A non-ideal physical surface of the part that is specified to establish a theoretically exact datum। तो जैसे कि हमें पता है कि हम कोई भी पार्ट अगर बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमारे कुछ लिमिटेशंस होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पार्ट है, जो कुछ हमारे पार्ट के ऊपर जो फीचर है, तो फीचर के जो टाइप है वो होता है, एक तो सरफेस होता है, उसके बाद कोई होल अगर हो तो उसको भी हम फीचर में कंसिडर करते हैं, या फिर कोई इसके ऊपर एक्सट्रूजन हो, जैसे ये यहाँ पे एक एक्सट्रूजन आ गया, ये यहाँ पे ठीक नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इसको। ओके, तो ये ऐसा मेरा इस पार्ट के ऊपर कोई एक्सट्रूजन है, तो इसे भी हम फीचर कहते हैं। उसके बाद ये जो कॉर्नर है उसको भी हम उसके बाद ये जो फेस है उसको भी हम फीचर कहते हैं। तो डाटम फीचर ये क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है कि कोई भी पार्ट एग्जैक्टली हम मैन्युफैक्चर वैसे के वैसा नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होते हैं, इसलिए हम उसको टॉलरेंस भी हम उसको इसीलिए ही देते हैं। तो अगर मैग्नीफाई करके देखा जाए किसी भी पार्ट को,
तो समझो मेरे पास ये होल है मेरा इस प्लेट के अंदर, तो ये एग्जैक्टली अगर मैंने उसको रिमर भी किया, उस होल को रिमिंग भी किया, तो भी वो कुछ मैग्नीफायर में कुछ ऐसा उसका सरफेस दिखेगा, मतलब वो एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होगा, उसमें कुछ वेवीनेस रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक डाटम को हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये सर्कुलर है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कोई भी 1, 2, 3 पॉइंट लेंगे और उसको उसके ऊपर 3 पॉइंट का सर्कल हम क्रिएट करेंगे इमेजिनरी। तो वो हो गया मेरा डाटम। वैसे ही मैं सरफेस के ऊपर भी, अगर ये सरफेस है मेरा, मैं इसके ऊपर भी वैसे ही डाटम प्लेन मेरा इमेजिन करता हूँ कि ये भाई ये फीचर जो है वो एग्जैक्ट है, तो ये हम कंसिडर करके चलते हैं, तो उसको हम डाटम फीचर कहते हैं। तो जो भी डाटम फीचर है वो हमारा आगे मेजरमेंट में हमें मेजर करने के लिए उसको हम रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि वो एग्जैक्ट है, तो हम वहाँ से उसको मेजर करते हैं और हम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डाटम फीचर सिमुलेटर। तो देखते हैं डाटम फीचर सिमुलेटर क्या है। डाटम फीचर सिमुलेटर ए प्रिसीजन एम्बॉडीमेंट सच एज सरफेस प्लेट, गेज पिन और मशीन टूल बेड of the datum described by an imperfect datum feature। तो सबसे पहले सरफेस प्लेट, ये क्या कह रहा है कि एक प्रिसीजन एम्बॉडीमेंट है। सरफेस प्लेट जो रहती है हमारी, वो प्रिसाइजली उसका जो सरफेस है, जो भी उसका सरफेस होता है वो प्रिसाइजली फ्लैट होता है। ओके, ये जो सरफेस रहेगा ये प्रिसाइजली फ्लैट रहेगा। उसके ऊपर इस तरह से उसके ऊपर मशीनिंग की जाएगी कि ये परफेक्टली हमारा फ्लैट होगा, उसका टॉलरेंस बहुत कम होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मुझे कोई पार्ट मेजर करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर उस पार्ट को प्लेस करूँगा। ओके, तो उसको प्लेस करने के बाद मैं कभी भी मेरे पार्ट का जो है फीचर, अगर मेरे पार्ट पे यहाँ पे अगर मैं उसको 2D निकालूँ, यहाँ पे अगर डाटम दिया हुआ भी है, इसका मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली इस पार्ट का डेटम कभी नहीं लूँगा। ओके, मैं डेटम लूँगा इस सरफेस प्लेट पे, मैं कुछ पॉइंट क्रिएट करके या फिर पॉइंट ले करके मैं उसको उसका सरफेस वहाँ पे क्रिएट करूँगा। ये होता है मैक्सिमम CMM के ऊपर। ओके, अगर हम मैन्युअली भी चेक कर रहे हैं तो हम इसी को डाटम कंसीडर करते हैं, इस सरफेस को। तो इसका रीज़न ये है कि ये जो सरफेस होता है मेरा पार्ट का, इसमें बहुत ज़्यादा वेवीनेस होते हैं। भले ही हम इसको ग्राइंडिंग पे करते हैं, फिर भी अगर इसको हम मैग्नीफाई करके देखें तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेवीनेस होता है। और जब हम सरफेस प्लेट का सरफेस देखेंगे तो वो उसका वेवीनेस कम होता है, मतलब उसका रफनेस जो है, रफनेस वैल्यू जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उसको उस प्रिसीजन में मेंटेन किया होता है। अगर हम पार्ट को उस प्रिसीजन में मेंटेन करने जाएंगे तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो वो तो हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस सरफेस प्लेट को हम एज अ डाटम इसके लिए हम कंसिडर करते हैं। तो ये जो मेरी सरफेस प्लेट हो गई, ये हो गया मेरा डाटम फीचर सिमुलेटर। तो ये तो हो गया मेजरमेंट के टाइम पे। अगर मुझे ये मैन्युफैक्चर करना है तब भी हम वैसे ही करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो हमारा मशीन टेबल होता है, मशीन टेबल कुछ इस तरह होता है। ओके, अगर मेरा VMC है तो ये जो मेरा मशीन टेबल है, तो ये टेबल का जो ये सरफेस होता है, ये भी सरफेस प्लेट की तरह
मेंटेन किया हुआ सरफेस होता है, प्रिसाइज होता है बहुत ज़्यादा। इसका जो फ्लैटनेस होता है वो, और उसका जो टॉलरेंस होता है फ्लैटनेस का, वो बहुत कम होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मुझे अगर कोई पार्ट मुझे इसके ऊपर वीएमसी करना है, समझो ये वीएमसी का टेबल है, मुझे वीएमसी करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर मेरे पार्ट को प्लेस करता हूँ, और जो जो भी मेरा टूल का जो कटिंग टूल है उसको मैं यहाँ से ज़ीरो करता हूँ। जेड मेरा जो है वो यहाँ से ज़ीरो होगा, मेरा एक्स जो है वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई एंगल ब्लॉक या फिर गेज ब्लॉक लगाऊंगा, वहाँ से मैं उसको डाटम दूंगा मेरी मशीन को। तो इस तरह से ये डाटम सिमुलेटर होता है। तो ये होता है डाटम सिमुलेटर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डाटम क्या होता है, डाटम फीचर क्या होता है, और डाटम फीचर सिमुलेटर क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डाटम फ्रेम को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, डाटम रेफरेंस फ्रेम को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए मुझे ये पूरा मिटा के नया स्केच बनाना होगा। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो दोस्तों, सपोज ये मेरा कोई पार्ट है जिसके लिए मैं डाटम फीचर रेफरेंस फ्रेम बना रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो कोई ड्राइंग लगेगा। तो ये मेरा ड्राइंग है, ये पूरा मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, ड्राइंग के ऊपर सारे डायमेंशन स्पेसिफाई नहीं किए हैं, क्योंकि अभी हमें इस टॉपिक में उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि डाटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाटम का जो सिंबल होता है वो सरफेस के ऊपर फील्ड ट्रायंगल होता है। ये मेरा सरफेस है, ये फील्ड ट्रायंगल है। उसके बाद ऐसे लाइन, और वो अटैच होती है एक बॉक्स से, और उसके अंदर डाटम का डेजिग्नेशन या फिर नाम होता है। तो ये होता है डाटम का सिंबल। और एक डाटम का और एक सिंबल होता है जिसको हम टारगेटेड डाटम कहते हैं। जैसे कि कोई फेस है तो उसके ऊपर, ये समझो कोई फेस है जिसके ऊपर सर्कल के अंदर ए और डायमीटर एन ऐसा कुछ लिखा होता है। जो भी डायमीटर है, जिस भी डायमीटर के अंदर हमें उस डाटम को मेंटेन करना होता है, उसका डायमीटर उस पर दिया हुआ होता है। और उसके बाद एक और आता है कि जहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर मेरा डाटम है और कुछ लिमिटेड एरिया है डाटम का, तो वहाँ पे अगर 10 बाय 10 का उसका एरिया है तो ऐसा लिखा हुआ होता है। तो इसमें भी A1, A2, A3 ऐसा हो सकता है। तो ये होता है डाटम का सिंबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, 3 तरह के डाटम होते हैं, प्राइमरी डाटम, सेकेंडरी डाटम और टर्शियरी डाटम। तो वहाँ में जो ज्योमेट्रिकल फीचर कंट्रोल फ्रेम होती है उसके अंदर हमें वो डाटम दिए हुए होते हैं। दोस्तों, इसे हम फीचर कंट्रोल फ्रेम कहते हैं। ये हमारे
किसी भी फीचर के ऊपर, समझो ये होल है और पोजीशन है तो इसका मतलब ये होल होगा, तो यहाँ पे ये इस तरह से दिया हुआ होता है। जगह कम है इसलिए मैं वहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो अभी के लिए इतना पोर्शन छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे कि ये सारा क्या होता है। तो अभी तो हम डाटम के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो देखिए, ये जो तीसरे बॉक्स में होता है उसको हम प्राइमरी डाटम कहते हैं, जो सेकंड बॉक्स में होता है उसको हम सेकेंडरी डाटम कहते हैं, और जो थर्ड बॉक्स में होता है उसे हम टर्शियरी डाटम कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो मेरा इस ड्राइंग में ए कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे दिया है इस फेस के ऊपर, मतलब ये नीचे, ये जो नीचे का फेस है वो मेरा प्राइमरी डाटम है। इसका मतलब मुझे इसको प्राइमरी में उसको मेंटेन करूँगा। तो इसका मतलब अगर मुझे इसकी डाटम रेफरेंस फ्रेम मेरे को इस पार्ट के लिए बनानी है, तो मुझे जो प्राइमरी डाटम है वो इस फेस को लेना पड़ेगा। अब जो डाटम रेफरेंस फ्रेम होता है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब प्रैक्टिकली वो कहीं नहीं होता है। वो एक आइडियल या फिर इमेजिनरी प्लेन है जो हम क्रिएट करते हैं डाटम को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा डाटम दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेन बनाऊंगा। ओके, ये हो गया मेरा प्लेन ए, मतलब डाटम ए, या फिर मैं उसको कह सकता हूँ प्राइमरी डाटम। ओके, तो ये जो डाटम रेफरेंस फ्रेम होता है वो हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स वाई और जेड होता है उसी तरह से होता है। तो इसमें भी वो 3 डायरेक्शन होते हैं, जैसे समझो ये मेरा एक्स हो गया और ये मेरा वाई डायरेक्शन हो गया और ये जेड डायरेक्शन। ओके, एक्स वाई और जेड। ओके, तो ये मेरा प्राइमरी डाटम हो गया। तो अब सबसे पहले, अब अगर मैं इस प्लेन को निगलेक्ट करता हूँ अभी के लिए, तो ये पार्ट हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये अभी स्पेस में है। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है, मूव हो सकता है, ट्रांसलेट हो सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने प्राइमरी डाटम इसके नीचे लिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले कि इसके जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब किसी भी पार्ट को 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, एक्स वाई जेड और रोटेशनल, तीन एक्सिस में रोटेशनल और 3 एक्सिस में ट्रांसलेटरी मोशन है। ओके, तो मुझे ये सारे के सारे पहले इसमें रिस्ट्रिक्ट करने हैं। तो मेरे को पहले डाटम ए दिया हुआ है, तो मैं अगर ये डाटम यहाँ पे एस्टेब्लिश करता हूँ तो मेरे कौन कौन से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा ये जो जेड डायरेक्शन में है वो मेरा पार्ट ऐसे मूव नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे रेस्ट किया है। अब और कौन सा मेरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हुआ है, तो इस पार्ट को मैं इस तरह से अब मैं घुमा नहीं सकता, मतलब एक्स में मैं उसको एक्स एक्सिस के अलोंग मैं उसको रोटेट नहीं कर सकता। ओके, ये 2 हो गए। और कौन सा इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो 1 2, और इस डायरेक्शन में भी मैं इसको मूव नहीं कर सकता, मतलब मेरा
वाई डायरेक्शन में भी इसको मैं रोटेट नहीं कर सकता। तो अब मेरे यहाँ पे जब मैंने डाटम ए को एस्टेब्लिश किया है तो मेरा 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो गया। ओके, तो अभी देखते हैं कि सेकंड डाटम क्या दिया है, मतलब सेकेंडरी डाटम क्या दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो फेस है इधर का वो मुझे सेकेंडरी डाटम दिया हुआ है। मतलब मैं क्या करूँगा कि इस फेस से मैं ये डाटम ड्रॉ करूँगा इस तरह से। ओके, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक डाटम मैंने ऐड कर दिया। तो ये हो गया मेरा डाटम बी, या फिर मैं उसको कहूँगा सेकेंडरी डाटम प्लेन। ओके, अब जब मैंने इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया तो मेरे कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। मेरे जो एक्स डायरेक्शन में है वो मेरा मूव नहीं हो सकता है एक्स डायरेक्शन में। उसके बाद मेरा जो अलोंग जेड रोटेशन है, जो जेड के अलोंग मेरा रोटेशन है वो रोटेट नहीं कर सकता मेरा पार्ट। इसका मतलब इसमें कितने 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैंने रिस्ट्रिक्ट किए हुए। ओके, अभी देखते हैं कि टर्शियरी डाटम सी कहाँ पे है। तो सी यहाँ पे इस पार्ट के पिछले फेस के ऊपर मेरा सी दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो है ये पिछले फेस पे मैं एक प्लेन एस्टेब्लिश करूँगा। तो ये हो गया मेरा सी डाटम सी, और इसको मैं करूँगा टर्शियरी डाटम। ओके, टर्शियरी डाटम पे तो इससे मेरा क्या हो गया कि ये जो डायरेक्शन है वाई में वो वाई डायरेक्शन में मेरा रिस्ट्रिक्ट हो गया। मतलब यहाँ पे मेरा 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेरा रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि पहला जब मैंने प्लेन प्राइमरी डाटम प्लेन एस्टेब्लिश किया तब मेरे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो गए। उसके बाद सेकंड में 2 हो गए और थर्ड में 1 हो गया। इसी को हम 3 to 1 प्रिंसिपल कह सकते हैं। लेकिन ये बस इतना ही नहीं है, उसमें बहुत और कुछ है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो ये जो फ्रेम बनी है या फिर ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं डाटम रेफरेंस फ्रेम। ओके, इस स्ट्रक्चर को हम डाटम रेफरेंस फ्रेम कहते हैं, या फिर स्केलेटन को हम डाटम रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। किसी भी पार्ट को अगर JD&T में हम उसको कंसीडर कर रहे हैं तो हमें इस फ्रेम को सबसे पहले कंसीडर करना पड़ता है। ये एक्चुअल में नहीं होती है, ये हम इमेजिन करते हैं कि ये डाटम रेफरेंस फ्रेम हमारे पे मौजूद है। ओके, तो जो इसमें जो ये इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है सारे प्लेन्स का एक दूसरे के साथ, ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस क्रिएट हो रहे हैं जहाँ पे ये प्लेन्स इन सब इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं डाटम एक्सिस। डाटम एक्सिस, ये जो लाइन है या ये लाइन है और ये लाइन है, ये हो गई हमारी डाटम एक्सिस। तो इसको हम कहते हैं डाटम एक्सिस। और ये डाटम एक्सिस जहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट होता है, जहाँ पे मेरा डाटम एक्सिस इंटरसेक्ट होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं डाटम पॉइंट। डाटम पॉइंट कहते हैं।
अब ये जो सारे प्लेन्स होते हैं वो एक दूसरे को परफेक्टली 90 डिग्री होते हैं। ये परफेक्टली एक दूसरे को 90 डिग्री होती है और इस पूरे फ्रेम को हम डाटम रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसका जो डाटम रेफरेंस फ्रेम का जो ऑर्डर है वो कैसे डिफाइन होता है वो देखते हैं। उसके लिए मुझे फिर से इस सब को मिटाना पड़ेगा और नया स्केच बनाना पड़ेगा। तो तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो दोस्तों समझो ये मेरा पार्ट है। अगर मैंने इसके ऊपर डाटम स्पेसिफाई नहीं किया ड्राइंग के ऊपर इस पार्ट को बनाते टाइम, तो क्या हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर है और जो इंस्पेक्टर है, क्वालिटी इंस्पेक्टर है, उसका उन दोनों का जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग हो सकता है और डिज़ाइनर का इंटरप्रिटेशन जो है वो भी अलग हो सकता है। तो इसके लिए मुझे डाटम रेफरेंस फ्रेम डाटम जो है, जो प्राइमरी डाटम है, सेकेंडरी डाटम है और जो टर्शियरी डाटम है वो मुझे ड्राइंग पे स्पेसिफाई करना मस्ट है। अगर मैं वैसा नहीं करूँगा तो जो कोई सोचेगा कि भाई ये मुझे प्राइमरी डाटम लेना है, कोई सोचेगा नहीं ये सेकेंडरी डाटम लेना है, कोई सोचेगा कि नहीं ये टर्शियरी डाटम लेना है, कोई सोचेगा ये प्राइमरी लेना है। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो मेजरमेंट है वो हर बार गलत आएगा। वो कैसे, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो उससे पहले हम देखते हैं कि किसी भी पार्ट को मुझे अगर प्रॉपरली लोकेट करना है तो उसको हमें कैसे लोकेट करना है। तो वो जो सॉल्यूशन है वो हमें 3 to 1 प्रिंसिपल देता है। तो 3 to 1 प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी पार्ट अगर मुझे रेस्ट करना है, अगर मुझे कोई पार्ट अगर रेस्ट करना है तो कम से कम उसको हमें 3 पॉइंट पे रेस्ट करना पड़ेगा। कम से कम उसको 3 पॉइंट पे रेस्ट कोई भी पार्ट होता है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम दे सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो स्टूल होता है 3 पैर का, ओके, या फिर जो कैमरा का जो ट्राइपॉड होता है वो भी 3 पैर का होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम यहाँ पे 4 लेग्स यूज़ करते हैं, अगर मैं 4 लेग्स यूज़ करूँगा, जैसे कि हमारे टेबल में होता है 4 लेग्स, तो आप देखेंगे कभी कभी हमारा टेबल वोबल करता है, मतलब हमें इसके नीचे पैकिंग देनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे जो 3 पैर है बाकी के टेबल के, तो वो पार्ट को लोकेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो है वो मेरा हवा में है। इसका मतलब जो कम से कम पॉइंट्स होते हैं वो मुझे 3 चाहिए। तो जैसे हमारे घर का जो मटका होता है, उसका जो स्टैंड होता है, उसको भी 3 ही पैर होते हैं। वो भी, उसके पीछे भी यही रीज़न है कि हमें कम से कम किसी भी पार्ट को अच्छे से लोकेट करना है, तो उसे हमें 3 पॉइंट पे ही लोकेट करना पड़ेगा, तब भी वो अच्छे से लोकेट होगा। अगर मैं 4 पॉइंट देता हूँ तो क्या हो सकता है कि ये जो है जैसे इस टेबल में है, तो वो पार्ट जो है मेरा वो वोबल कर सकता है। जैसे अगर मैं इसके ऊपर ये जो मेरा कोई पार्ट है, समझो मैंने इसको 3 पॉइंट के ऊपर इसको रेस्ट किया है, तो वो क्या करेगा, ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करने देंगे। जैसे कि समझो ये पार्ट है, ये 2 पॉइंट दिए मैंने, ये क्या हो रहा है, इधर टिल्ट हो रहा है, ओके, आगे पीछे टिल्ट हो सकता है, तो ये स्टेबल नहीं होता है। जब जैसे मैं इसको तीसरा पॉइंट देता हूँ, समझो, तो ये क्या हो गया, ये रेस्ट हो गया। तो इसी तरह
ये जो प्रिंसिपल है वो वर्क करता है कि मुझे कोई भी पार्ट है उसके लिए कम से कम मुझे 3 पॉइंट रेस्टिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये समझो मेरा कोई फिक्सचर है, हो सकता है इंस्पेक्शन फिक्सचर है, या फिर हो सकता है ये कोई जिग है, यहाँ पे मुझे कोई होल्ड करना है इस पार्ट के ऊपर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पार्ट को फर्मली वहाँ पे लोकेट करना पड़ेगा, जिससे कि वो पार्ट बिल्कुल भी हिले ना उसके अंदर। ओके, तो इसके लिए मैं कभी भी नीचे यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे उसको रेस्ट करता हूँ। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट्स है वो हमारे, इसको हम रेस्टिंग पिन कहते हैं। तो ये रेस्टिंग पिन इसके अंदर हमारी प्लेट के अंदर प्रेस फिट होती है। ओके, तो और यहाँ पे हमारा पार्ट लोकेट करता है। तो इसका एक और टाइप होता है, ये पिन की जगह हम ऐसे एक ऐसे रेस्ट पैड भी लगा सकते हैं, जिसमें यहाँ पे 2 काउंटर्स ऑन बोर्ड होते हैं। ओके, ये ऐसा रेस्ट पैड भी हम इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पिन यूज़ कर रहे हैं, तो ये पिन जो है वो 3 पिन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो कोई भी पार्ट हमें रेस्ट करना है तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए हमेशा कि उसको कम से कम 3 पॉइंट हमें लगते ही है, अगर उसको अच्छे से हमको रेस्ट करना है उस सरफेस के ऊपर। तो उसके बाद 3 to 1 प्रिंसिपल क्या कहता है कि उसके बाद मुझे 2 पॉइंट जो है वो मुझे साइड में उसको रेस्ट करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे मुझे कम से कम 2 पॉइंट लगेंगे। ओके, जैसे मैं यहाँ मेरा ये यहाँ पे ये रेस्ट हो गया 3। ओके, ये मेरा 3 पॉइंट पे रेस्ट हो गया। अब मुझे ये पार्ट इधर नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए मुझे 1 पॉइंट तो नहीं लगेगा। अगर 1 पॉइंट में यहाँ पे लगाता हूँ तो क्या होगा, ये ऐसे मूव कर जाएगा। यहाँ पे लगाता हूँ तो ऐसे मूव कर जाएगा। अगर बीच में भी लगाता हूँ तो भी उसके मूव होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 पॉइंट पे यहाँ पे रेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 3 to 1 प्रिंसिपल हमें बताता है कि यहाँ पे 2 पॉइंट होने चाहिए। हमारा ये जो सरफेस है हमें वो रेस्ट करना है 2 पॉइंट के ऊपर, और लास्ट में जो हमको ये मूवमेंट जो रेस्ट्रिक्ट करनी है तो वो यहाँ पे मुझे 1 पॉइंट भी रहा तो भी चलेगा। तो ये भी कैसा हो गया कि यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 पॉइंट है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो ये जो है हमारा गेज है। अगर मैं इसको गेज कंसिडर करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे क्लैंप लगा दूंगा, कोई भी टॉगल क्लैंप अगर लगा दूंगा मैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ऐसे किसी चीज़ से रेस्ट करूँगा, पकड़ के रखूँगा, तो ये मेरा गेज भी हो गया और मेरा कोई फिक्सचर भी हो गया। तो अगर फिर से वही पे आते हैं हम कि फिर से एक ड्राइंग स्केच कर लो, उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग और मेजरमेंट मतलब क्वालिटी वालों का इंटरप्रिटेशन जो है, जो डाटा के लिए वो अलग अलग हो सकता है। तो उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जैसे कि अगर कोई समझेगा कि भाई मेरा जो डाटा फीचर है, मतलब मेरा प्राइमरी जो डाटम है, तो वो ये फेस है, मतलब नीचे का फेस है। यहाँ पे मैंने जो आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट जो है मेरा कुछ इस तरह का है, यहाँ पे 4 हो गया। ओके, तो कोई समझ सकता है कि मेरा जो प्राइमरी डाटम है
तो वो ये है। इसका मतलब क्या है कि मेरे जो 3 पॉइंट्स है वो इस सरफेस के ऊपर मैंने रेस्ट किया हुआ है। ओके, और जो मेरा सेकेंडरी डाटम है वो ये है, ये वाला जो सरफेस है वो है, और जो टर्टियरी है वो ये है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 1 पॉइंट आया है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, और यहाँ पे जो है वो 3 पॉइंट है। तो कोई ये इंटरप्रेट कर सकता है सी और ये बी, और कोई दूसरा ये इंटरप्रेट कर सकता है कि मेरा ये जो है नीचे का सरफेस ये डाटा में है, और मेरे 2 पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं, मतलब ये मेरा डाटम बी है, और ये जो है वो डाटम सी है। कोई ये सोच सकता है कि ये जो सरफेस है यहाँ पे, जैसे सॉरी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट है। इसका मतलब कोई सोच सकता है कि ये मेरा डाटम ए है, ये डाटम बी है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, और यहाँ पे नीचे 1 पॉइंट है, ये मेरा डाटम सी है। तो कोई ऐसा भी सोच सकता है। तो इसके लिए हमें ड्राइंग पे डाटम रेफरेंस या फिर डाटम फीचर में, डाटम फीचर कंट्रोल फ्रेम में हमें ये जो डाटम है इसका सीक्वेंस हमें ठीक से देना पड़ेगा। तो कोई कहेगा कि यहाँ पे जो है वो जो सबसे ज़्यादा बड़ा सरफेस है, हमको उसको प्राइमरी डाटम लेना चाहिए, उसके बाद हमें जो कोई फीचर है उसको हमें सेकेंडरी डाटम लेना चाहिए, और कोई कहेगा कि जो बाकी का है वो हमको टर्शियरी डाटम उसको लेना चाहिए, जो थोड़ा बहुत हमारा सरफेस इम्पोर्टेंट है उसको हमें टर्शियरी डाटम लेना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी मैं सरफेस अगर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी देता हूँ ड्राइंग के ऊपर मेरे फीचर कंट्रोल फ्रेम में, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि मुझे 3 पॉइंट कहाँ पे लेने हैं। मुझे रेस्टिंग के लिए 3 पॉइंट कहाँ पे लेने हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हम अगर डाटम जो है मेरा मुझे एस्टेब्लिश करना है ड्राइंग के ऊपर, तो मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मैं वहाँ पे 3 पॉइंट लूँ, मतलब वहाँ पे मैं रेस्ट करूँ पार्ट को। और यही समझ जो है वो मेजरमेंट वालों की भी होनी चाहिए, क्वालिटी वालों की भी होनी चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग वालों को भी होनी चाहिए। तो इसीलिए जो JD&T जो है हमारा वो हमें ये बताता है कि जब डाटम रेफरेंस फ्रेम हम कंसिडर कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं किसी भी पार्ट के लिए, तो हमें 3 to 1 प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आज का टॉपिक डाटम रेफरेंस फ्रेम। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस, जो कि फॉर्म किसी भी पार्ट का जो फॉर्म या फिर शेप है उसको कंट्रोल करने में हम JD&T में यूज़ करते हैं। तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए नीचे बेल आइकॉन है, उसको आप दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं सेकंड लेक्चर मेरा अपलोड करूँगा, इसके बाद का जो मैं लेक्चर अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है या फिर समझ में आया है अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ पार्ट आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। तो थैंक यू दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।